नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 की रणनीति के बारे में कि 2026 के प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी हो जिसकी वजह से हम आसानी से उस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में फैक्ट के साथ में विथ डेटा सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, पीवाईक्यूज को बेस बना करके बात करेंगे और कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके अपन नज़र में रख करके मतलब उसे लॉजिकल रीजनिंग ही कहेंगे, ट्रिक्स तो नहीं कहेंगे। अगर उन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं 5-10 सवाल जो एक्स्ट्रा सही होने चाहिए वो आपके झोली में आकर गिरने वाले हैं। तो बात करते हैं आगे की। इस वीडियो में हम पूरा एक जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की ब्लूप्रिंट जो भी एक होनी चाहिए अपने पास में उसकी पूरी बात करेंगे। तो अब देखते हैं पीवाईक्यूज को देखते हैं। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट है जो साथ साथ चलती है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। तो अगर लास्ट 4-5 साल की बात करें तो इनसे कहीं ना कहीं 28 से 32 सवाल के आसपास बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। 1/3 ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। 2025 की बात करें तो अराउंड 26 सवाल थे। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अपन को एकदम अच्छे से तैयार करना है जिसकी वजह से वहाँ पे एक्यूरेसी भी, अगर आपके फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट में एक्ट वगैरह से जो भी अमेंडमेंट होते हैं वहाँ से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, है ना। कोई पार्क वगैरह या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई नई ऐड हुई है, रामसर साइट से ऐड हुई है तो वहाँ से सवाल डायरेक्ट बनते हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट होते हैं तो वो अगर आपको ठीक से याद है, 11th-12th की ज्योग्राफी अपन इस चैनल पर भी करेंगे अच्छे से। तो अगर 11th-12th की ज्योग्राफी आपकी अच्छे से आपने कर रखी है तो ज्योग्राफी में बहुत से सवाल आपके सही होने वाले हैं। अब बात करें हिस्ट्री के तो 12-13 सवाल के आसपास बन रहे हैं। 2025 में 16 सवाल थे, उससे पहले 2021 में 20 सवाल थे, उसके बाद में 15 के आसपास सवाल हिस्ट्री से भी बन रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही 15 के आसपास के सवाल है। 2021 से लेकर के 25 तक 15, 17, 16, 14 यही सवाल बन रहे हैं। साइंस टेक से अराउंड 10 से 12 सवाल बनते हैं हर साल। 2025 में थोड़े कम आए थे, 8 सवाल ही आए थे। पॉलिटी में वही 10 से 15 सवाल के आसपास बन रहे हैं। 2025 में 13 सवाल थे। करंट अफेयर्स से 22 सवाल आ रहे हैं। हालांकि देखो, मैं ये बात कहूँगा कि करंट अफेयर्स का कोई अलग से सवाल नहीं आता, वो बेसिक से जुड़ के आता है। यानी कि पॉलिटी में अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे मान लो प्रेसिडेंट करंट में रहे हैं, मतलब किसी भी मुद्दे से लेकर के, कहीं ना कहीं गवर्नर हर बार करंट में रहते हैं किसी न किसी वजह से। तमिलनाडु, पंजाब, यहाँ पे कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट सरकार के साथ में राज्यपाल के चलते रहते हैं। तो राज्यपाल को बेसिक से जोड़ करके सवाल पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि डायरेक्ट करंट से उठा के देख लिया, नहीं, उसका आर्टिकल पूछेंगे। उनकी क्षमादान जो शक्तियाँ होती है वहाँ से पूछ लेंगे। विधायिका शक्तियाँ होती है जिसकी वजह से विधानसभाओं के साथ में उनके क्लैश चलते रहते हैं, वहाँ से सवाल पूछ लेंगे। तो ये जो 22 सवाल जो करंट अफेयर्स के शामिल है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो बेसिक से ही बना करके पूछते हैं। ठीक है, तो वेटेज सबसे ज़्यादा देखो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, ये दोनों मिला करके बहुत मतलब 1/3 के आसपास वेटेज रखते हैं। उसके बाद में सब जो सब्जेक्ट्स है लगभग समान वेटेज है, 10 से 15 सवाल के आसपास का। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये लगभग 60% से अधिक हिस्सा लेकर चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अभी जो वीडियोज़ आएंगे अपने अगले इस चैनल पर, तो उसमें अपन पीवाईक्यूज को लेकर के आएंगे सब्जेक्ट वाइज, कि इन पीवाईक्यूज को बेस बना करके उसकी थीम को पकड़ेंगे और उसको फिर जब अपन अपने नोट्स पढ़ेंगे या फिर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसको कैसे जोड़ना है कि हाँ कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और वहाँ पर उस टॉपिक से क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो उसको भी अपन आगे आने वाले वीडियोज़ में सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इतना जो एनालिसिस किया है इससे अपन क्या सीख सकते हैं। इसमें यह है कि जो हाई वेटेज वाली जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना। ना कि जो छोटी सब्जेक्ट्स है, साइंस टैग हो गई या फिर जो अपने अलग से हिस्ट्री में जो मेडिवल हिस्ट्री है जहाँ से बहुत कम सवाल बनते हैं, अगर सेक्शन वाइज देखें तो उसमें अपन कम टाइम दे करके, जिन सब्जेक्ट्स में कम टाइम दे करके आउटपुट अपन ज़्यादा अचीव कर सकते हैं उनको अपन ज़्यादा वरीयता देनी है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी में अपन ने एवरेज देखा ही है कि जो पिछले 4-5 साल का औसत है वो 15 क्वेश्चन के आसपास के है। तो इकोनॉमी अच्छा खासा वेटेज रखती है ना। पर्यावरण और भूगोल में अगर बात करें तो
एनवायरनमेंट में आपको पता है 15 से 18 सवाल बन रहे हैं, ज्योग्राफी में 15 के आसपास सवाल बन रहे हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को तो अपन बिल्कुल मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि हाँ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को तो अच्छे से करना ही है, तभी अपना ये जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा मतलब अपन सफलता की थोड़ी नज़दीक पहुंचने वाले इन सब्जेक्ट्स के बेस पर ही। हिस्ट्री और पॉलिटी में भी आपको पता है 15 के आसपास का एवरेज है, ठीक है। और अब गेम चेंजर क्या हो सकते हैं, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी। अब इनको गेम चेंजर कैसे बनाना है वो जानना है। देखो कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं अपन तो उसको साथ में PYQ के साथ में पढ़ना है, क्योंकि PYQ से आपको वो चीज़ें पता चलेगी कि आखिर यूपीएससी उस सब्जेक्ट से क्या डिमांड रखता है ना। अगर अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे कंसेप्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना, रेन से रिलेटेड हो गए, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गए, और जो 11th की जो बेसिकली जो ज्योग्राफी है वहाँ से सीधे सवाल बन रहे हैं। तो अपन जब तक PYQs नहीं पढ़ेंगे अपने को आइडिया नहीं लगेगा कि सवाल आखिरकार कहाँ से बन रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है PYQs हर सब्जेक्ट को लेकर के, तभी वो आपकी स्ट्रेटेजी एकदम फुलफिल होने वाली। PYQs के बाद आते हैं टेस्ट। जितने आप टेस्ट देंगे उतने ही आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे, है ना। हर सवाल के बाद में एक आपका डाउट क्लियर होगा, और वो क्लियर ऐसे ही नहीं होने वाला है। जो भी आपने सवाल गलत किया उसको आपने नोट्स बना करके पूरा उसको अपने नोट्स में शामिल करना है कि हाँ मैंने ये गलती करी थी जबकि इसका सही आंसर ये था। उससे क्या होगा कि अगली बार जब वो सवाल आपके सामने आएगा तब आप वही गलती नहीं करेंगे जो पिछले आपने टेस्ट में करी थी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है एनवायरनमेंट का अब हर साल जो COP समिट होती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के हर साल बात होती रहती है, तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। तो ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का वेटेज हर साल बढ़ रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो IFOS होता है एग्ज़ाम फॉरेस्ट सर्विस वाला, वो भी इस प्रीलिम्स के साथ होता है। तो उसको भी अपन मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट सर्विस वाला प्रीलिम्स अपने साथ में हो रहा है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहने ही वाला है। तो आपको भी पता है 1/3 जो वेटेज है वो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से आ रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने एवरेज भी दे रखा है कि हिस्ट्री से 14, पॉलिटी से 14 का एवरेज रहा है। एनवायरनमेंट में 2025 में हालांकि थोड़े कम सवाल थे, लेकिन उससे पहले 20 के आसपास का एवरेज रहा है। इकोनॉमी में थोड़े 2023 में 14 से 2025 में 21 सवाल के आसपास आए, ठीक है। साइंस, टेक, ज्योग्राफी, ये सारे आपके पास सब डेटा दे रखे हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि हाँ क्या ट्रेंड रहा है PYQs में, है ना, ठीक है। अब देखो आपको भी पता है कि 20 से 25 सवाल ऐसे होने वाले जो आपके रेंज से बहुत बाहर के सवाल होंगे, है ना, जिसके मतलब अनप्रेडिक्टेबल सवाल जिनको कहते हैं। अब वो कैसे करने, वो होंगे कैसे, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा करके ही, लॉजिकल रीजनिंग से ही वो सवाल सॉल्व होने वाले, आपके नॉलेज से वैसे भी वो सॉल्व नहीं होंगे। तो अब देखो इस तकनीक का कहाँ पे उपयोग करना है कि मतलब एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है ना। जब आपको 2 या 3 विकल्पों में आप फंसे हुए हैं ना, या तो 2, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से आप 50-50 आकर के रुक गए, तब आपको जरूर यूज़ करना है लॉजिकल रीजनिंग, है ना। और जब कोई ऐसा हो कि मतलब कोई ऑप्शन बहुत ही अजीब लग रहा है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, जो कि सब्जेक्ट से बहुत इतर ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल किसी सब्जेक्ट का है तो उसका ऑप्शन थोड़ा अलग ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपन एलिमिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो पहला क्या है कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स है उनको हटाना है ना, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये सारे जो वर्ड्स है। अब इससे क्या होता है कि एक लिमिटेड हो जाता है ऑप्शन, कि मतलब जो ये पर्यावरण से मान लो कोई सवाल आता है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो कहेंगे कि मतलब अगर इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये हमेशा यही घटना होगी, है ना, ऑलवेज यही होगा, या फिर नेवर, ये कभी नहीं होगा। तो ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो यूपीएससी बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको शामिल करके स्टेटमेंट को गलत करती है। तो ये अगर स्टेटमेंट आती है ना, ये अगर वर्ड आता है स्टेटमेंट में, तो ऑब्वियसली उसको प्रथम दृष्टया उसको गलत मान सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रिक्स है आपको PYQs को अच्छे से एनालाइज करके ही यूज़ करनी है ना, बहुत सारे टेस्ट में सबसे पहले यूज़ करनी है, फिर मेन एग्जाम में जाकर के इनको अपने को यूज़ करना है ना। ऐसे डायरेक्ट अगर मेन एग्जाम में जाकर के ये सारी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली सवाल गलत दिशा में ही जाएगा। इससे पहले अपने को
पहले इसकी प्रैक्टिस कर दें। हो सकता है ना, संभव है, कैन बी, तो ये सारी कैन बी वाले जो वर्ड्स होते हैं अगर किसी स्टेटमेंट में आ रहे हैं, मतलब 99% केसेज में होता है कि वो सही होते हैं, है ना, कि ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है ना। अगर वो हो गया 1% भी उसका हो गया तो वो सवाल, वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और 1% गलत हो गया है ना, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो मतलब इतना एक्सट्रीम नहीं बनाती यूपीएससी कि वो इन फ्यूचर वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, अब क्या है, लॉजिकली सोचना है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई 2 स्टेटमेंट होती है, 4 स्टेटमेंट टोटल होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 2 अलग दिशा में बात करें, 2 अलग दिशा में बात करें तो 2 तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर उन 2 में से आपको लॉजिकल थिंकिंग से उसको एक सवाल तक पहुंचना है। ठीक है, अब जैसे बैंक रेट में ये सवाल आया था यूपीएससी 2013 में कि बैंक रेट एक आसान मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, फिर दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि केंद्रीय बैंक एक सख्त मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। तो अब इसमें से एक ही सही होगा, या तो कठोर मुद्रा नीति का पालन कर रही है बैंक, या फिर लचीली मुद्रा नीति है। तो अब इसमें से एक ही सही होने वाली है, तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप 50-50 पे पहले ही पहुंच चुके हैं अगर आपने सवाल को समझ लिया तो। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपने एक को एलिमिनेट कर लिया, तो फिर जैसे 1 2 2 3 1 3 और उपरोक्त सभी, कभी इस टाइप से भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो अगर आपने एक को पहचान लिया, यानी कि आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया कि 3 इसमें सही नहीं है, तो आपने 3 बी और सी दोनों काट दिए, और उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, पहला ही होगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ये चीज़ें अपने आज इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है टोटली, कि यूपीएससी 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, अब उस सब्जेक्ट में उतरने से पहले आपको पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना है अच्छे से। पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करने के बाद में 20-25 सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं ना, मतलब आपकी रेंज से बाहर है, जिसमें आप थोड़ा पहुंच पा रहे हैं, 50-50 तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग है ना। आपने जब अच्छे से एनालाइज कर रखा है पीवाईक्यू को, बहुत सारे टेस्ट में आपने वो सब चीज़ें ट्राई कर रखी है, तभी आपको मेन एग्जाम में जाकर के उन सब चीज़ों को ट्राई करना है। तो आज के वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की है अपन ने। अगले वीडियो जब भी आएंगे तो उसमें अपन पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे, अच्छे से सब्जेक्ट पर एनालाइज करेंगे, और जो नोट्स हैं प्रीलिम्स के, कौन से बेस्ट नोट्स हो सकते हैं, मैराथन क्लासेस भी आने वाले वीडियोस में अपन रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो अभी प्रीलिम्स को 4-5 महीने बाकी है, तो उन मैराथन के थ्रू आप एक बेस्ट रिवीजन की स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।